नमस्कार सर, आप सभी लोगों का मैं सबसे पहले स्वागत करता हूं और मेरा नाम राजेश कुमार है और मैं एलआईसी ऑफ इंडिया के अंदर और शेयर मार्केट के अंदर पिछले 15 साल से हूं। और आज जो हमारा टॉपिक है एलआईसी का आईपीओ आईपीओ का इनिशियल पब्लिक ऑफर और किस तरीके से एलआईसी इसमें पब्लिक अपना इशू लेके आ रही है। एलआईसी का लाइफ फंड क्या है और किस तरह से शेयर मार्केट में अपना पैसे से पैसा बना सकते हैं, आज हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और लोग मोस्ट ऑफ दी हम जानते हैं कि लोग मार्केट से बहुत घबराते हैं, बट ये लॉन्ग टर्म के लिए सबसे ज्यादा जो पैसा बनाया हुआ है वो केवल शेयर मार्केट ने ही बना के दिया है। इसी चीज से रिलेटेड जो भी हमारे जो इसमें क्या आगे ग्रोथ है, क्या चीज है, कैसे हमारे आज के बहुत अच्छे स्पीकर अमित पालीवाल जी, जिनको किसी उसकी जरूरत नहीं है, तो मैं आज अपनी बात को यहीं विराम करते हुए सीधा मैं अपनी टॉपिक पे आता हूं और मैं अमित पालीवाल जी का स्वागत करता हूं कि वो आए और इस मंच को संभालें। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। मैं पीपीटी एक बार दोबारा से शेयर करता हूं और हम लोग सीधा प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। प्रभात जी, स्क्रीन आ गई? हाँ सर, अभी नहीं आई सर, आ गई सर, आ गई। ओके, तो हम लोग शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पैसा कमाने की, पैसा बनाने की और अमीर बनने की। आप सब लोग पैसा कमा रहे हैं, मैं उस पैसे को कई गुना बढ़ाना चाहता हूं। हम सब अमीर है जो यहाँ बैठे हैं, लेकिन अमीरी को कई गुना ज्यादा कैसे बढ़ाएं, हम उसकी बात करेंगे। हाउ टू जनरेट ए सेकेंड इनकम, कि लाइफ में सेकेंड इनकम कैसे जनरेट करे कि मैं सोते सोते भी पैसा बना सकूं, मेरा पैसा मेरे लिए काम करे। हम बात करेंगे एलआईसी के आईपीओ की, क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी कंपनी के शेयर लॉन्च हो रहे हैं, उसका मालिक बनने का मौका मुझे मिलने वाला है। दोस्तों, आज हम छोटे छोटे टॉपिक लेंगे। पहला है शेयर बाजार, फिर म्यूचुअल फंड, फिर बिटकॉइन, और सबसे बड़ी बात, ये शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, बिटकॉइन, एलआईसी का आईपीओ, इन सब का मेरे बटुए पे क्या असर पड़ेगा, आपके बटुए पे क्या असर पड़ेगा, आम आदमी के बटुए पे क्या असर पड़ेगा, हम उसकी बात करेंगे। हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ मनी मैनेजमेंट की। हम कुछ वो टॉपिक डिस्कस करेंगे जो हमारी जिंदगी को बनाने और बिगाड़ने वाले होते हैं। हम बात करेंगे रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग की। आप सभी लोग निवेश करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, पॉलिसी खरीदते हैं, म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, लेकिन निवेश करते वक्त क्या नियम फॉलो करने चाहिए कि मेरी लाइफ में जो बड़े टारगेट आते हैं, ऐसे टारगेट माने बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी, या जब बच्चे सेटल हो जाएं तो मैं और मेरी बीवी का वृद्धावस्था में जीवन यापन, मैं बुढ़ापे में भी गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस मेंटेन कर पाऊं, हम उस लेवल की इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। जिस लेवल की इन्वेस्टमेंट मुझे ये लेवल के रिटर्न दे कि मैं सर उठा के जी सकूं जिंदगी भर। हम कुछ शेयर बाजार की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम शेयर बाजार से शुरू करते हैं। अभी शेयर बाजार को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। टॉपिक से हटना नहीं है, सवाल शेयर बाजार का ही है, लेकिन शेयर बाजार को समझने के लिए यह समझना जरूरी है कि आप कौन हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं इन टर्म्स ऑफ योर कमर्शियल लाइफ। आप नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं, इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, वट एवर द प्रोफेशन यू हैव, आप पेपर पे नोट डाउन कर लीजिए और अपने आप से एक सवाल और पूछिए कि यदि छुट्टी मारनी पड़ी या छुट्टी दे दी गई, नौकरी छोड़नी पड़ी या नौकरी से निकाल दिया गया, रिटायरमेंट हो गई, तो क्या मुझे आमदनी आएगी? लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा प्रोफेशन, एक ऐसी नौकरी, एक ऐसा बिजनेस दिखाऊंगा जहां सोते सोते भी पैसा बनता है, जिंदगी भर पैसा बनता है। आप किस प्रोफेशन में, आपको मालूम। मैं आपके सामने 4 तरह के प्रोफेशन रख रहा हूं, क्योंकि इस पूरी दुनिया में केवल 4 ही तरह के काम धंधे होते हैं जो अपन लोग समझते हैं। पहला होता है एम्प्लॉई, यानी वो व्यक्ति जो नौकरी करता है और उसके बदले उसे तनख्वाह मिलती है। अब इसके घंटे की कीमत होती है, स्किल और टैलेंट इंक्रीज होगा तो इंक्रीमेंट लगेगा। एक एम्प्लॉयर नहीं देगा तो मैं नौकरी स्विच करके दूसरी जगह जाऊंगा। दूसरा व्यक्ति होता है सेल्फ एम्प्लॉय, ये नौकरी नहीं करता, अपने खुद के लिए काम करता है, इसके घंटे की कीमत खुद डिसाइड होती है, ग्राहक से अपनी फीस लेता है। यानी मान लो जैसे ट्यूशन टीचर हो गए,
चार्टर्ड अकाउंटेंट है, डॉक्टर है, वकील है। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय दोनों की लाइफ में एक लोचा रहता है कि काम करने के घंटे सीमित हैं, 8, 10, 12, 14 घंटे ही काम कर सकते हैं, उसी के हिसाब से कीमत मिलती है। एक तीसरी लाइफ इसके बाद आती है जिसे कहते हैं बिजनेसमैन। बिजनेसमैन वो व्यक्ति होता है जो एम्प्लॉय को अपने यहां नौकरी पे रखता है, उसे सैलरी देता है और उसके घंटे खरीदता है और उस घंटे से बिजनेस बढ़ाता है। अब क्योंकि बिजनेसमैन के पास लिमिटेशन नहीं है, वो 10 कर्मचारी भी रख सकता है। ही में हायर 50 एम्प्लॉय, ही में हायर 5000 एम्प्लॉय। देयर इज नो लिमिट ऑफ मेकिंग मनी और मेकिंग प्रॉफिट इन बिजनेसेस। अक्सर लोग कहते हैं कि प्रॉफिट तो बिजनेसमैन लोग कमाते हैं, नौकरी में तो कोई प्रॉफिट रखा नहीं। सही कहते हैं, क्योंकि बिजनेसमैन के पास काम करने के घंटे की कोई लिमिट नहीं होती। अब इन तीनों को मैं कुछ ऐसे कंपेयर करता हूं। मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं, बहुत अच्छा टीचर हूं, मैं डीपीएस में नौकरी करता हूं, डीपीएस स्कूल मुझे तनख्वाह देता है, मेरा टैलेंट बढ़ता है, मेरी सैलरी बढ़ा दी जाती है। उसके बाद मुझे लगता है कि डीपीएस मुझे अच्छी सैलरी नहीं दे रहा, तो मैं छोड़ करके दूसरे स्कूल में चला जाता हूं। एक लेवल के बाद मुझे लगता है कि मैं तो बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, ये मेरे को 50,000 तनख्वाह देते हैं, मुझसे 1 लाख का काम देते हैं, और मैं नौकरी छोड़ के खुद का ट्यूशन सेंटर शुरू कर देता हूं। अब मैं बन गया सेल्फ एम्प्लॉय, बच्चों से डायरेक्ट फीस लेता हूं। लेकिन यहां पर भी ग्रोथ नहीं होती, क्योंकि काम करने के घंटे तो लिमिटेड है ना। लेकिन जब बिजनेस बढ़ता है तो मैं अपना कोचिंग सेंटर एस्टेब्लिश करता हूं और 10 फिजिक्स के टीचर को अपने यहां सैलरी पे रख लेता हूं। नाउ आई बिकम एन अ बिजनेसमैन। अब एक कैटेगरी और होती है जो इनसे ज्यादा अमीर होती है, इनसे ज्यादा पैसा बनाती है, जो शेयर बाजार का गूढ़ रहस्य है, उसे कहते हैं बिजनेसमैन के ऊपर इन्वेस्टर या शेयर होल्डर। यानी वो व्यक्ति जो बिजनेसमैन को बिजनेस करने के लिए पैसा देता है, वो सबसे ज्यादा अमीर होता है, वो सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाता है, वो उस कंपनी का मालिक होता है, खुद कोई काम नहीं करता, केवल पैसा डालता है, तमाशा देखता है और प्रॉफिट खाता है। दोस्तों, आप शायद विश्वास नहीं करेंगे, इस पूरी दुनिया में 80% लोग या तो एम्प्लॉई हैं या सेल्फ एम्प्लॉई हैं, और केवल 20% लोग हैं जो बिजनेसमैन हैं, इन्वेस्टर हैं। और इस पूरी दुनिया में 20% लोगों के पास, 80% लोगों के पास 20% वेल्थ है, और जो बिजनेसमैन और इन्वेस्टर हैं उनके पास पूरी दुनिया का 80% वेल्थ है। मैंने कहा था शेयर बाजार का रहस्य। शेयर बाजार की बात शुरू करने से पहले यह आईना दिखाना जरूरी था कि शेयर होल्डर क्या होता है, इन्वेस्टर क्या होता है, बिजनेसमैन क्या होता है। अभी मैं आपको दिखाता हूं। मान लीजिए आपके जहन में कोई प्लान हो, आप बिजनेस करना चाहते हैं। होती है ना, शुरू से एक सपना होता है कहीं से पैसा मिलेगा तो मैं ये बिजनेस लगाऊंगा, रेस्टोरेंट खोलूंगा, ब्यूटी पार्लर खोलूंगा, कोचिंग सेंटर खोलूंगा। या ऐसा कोई बिजनेस जिसे आपने फलते फूलते देखा, आपके दोस्त ने किया और खूब पैसा बनाया। या ऐसा कोई बिजनेस जिसके आप कंज्यूमर हैं, जिसका प्रोडक्ट आप खरीदते हैं, जिसका सामान आप अपने घर लाते हैं। दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पे कुछ नाम है। मारुति, नाम सुना होगा आपने, कार की फैक्ट्री है। अपोलो हॉस्पिटल, नाम सुना होगा आपने, इलाज करते हैं। टाइटन, हम लोग घड़ी पहनते हैं। ये सारे के सारे बिजनेस हैं, और ये सारे के सारे बिजनेस बिकाऊ हैं। दोस्तों, हम भारत देश में पैदा हुए हैं, और भारत देश में सब्जी मंडी की तरह जैसे सब्जी खरीदी जाती है, मांड वाली की जाती है कि भैया प्याज 2 रुपए सस्ता लगा लो, ऐसे मारुति, अपोलो, टाइटन, पीवीआर के शेयर भी खरीदे बेचे जा सकते हैं। मांड वाली होती है, भैया 2 रुपए कम में दे दो। दोस्तों, पिछले 15 मिनट की इस प्रेजेंटेशन के दौरान आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने करीब करीब 50 मारुति स्विफ्ट डिजायर कार बेच दी हैं। आई एम द ओनर ऑफ मारुति इंडस्ट्री। मैं मारुति का मालिक हूं, और हर 2 मिनट में एक स्विफ्ट डिजायर कार बना के बेचता हूं। आप भी बन सकते हैं। केवल 8,000 रुपया अभी इसी वक्त मुझे दीजिए। 8,000 रुपए कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। इस मीटिंग में करीब करीब 60-65 लोग हैं, और अमूमन सब दिल्ली के रहने वाले हैं। दिल्ली में रहने वाले व्यक्ति की जेब में 10,000 से ऊपर का फोन होता है, और साल में लोग बदल देते हैं। मुझे 8,000 रुपए दीजिए। आज अभी इसी वक्त इंडिया की सबसे बड़ी कार की फैक्ट्री आपकी मारुति का एक शेयर 8,000 रुपए का है। और जब आप
मारुति का एक शेयर खरीदेंगे तो आप मारुति के मालिक बन जाएंगे। यू विल बी द ओनर ऑफ मारुति उद्योग लिमिटेड। इसे कहते हैं शेयर बाजारी। भारत में बिजनेसेस के शेयर होते हैं, उन शेयर्स को आप खरीद सकते हैं और कल को जब मारुति प्रॉफिट बनाएगा वो प्रॉफिट आपका होगा। अपोलो हॉस्पिटल का एक शेयर 1500 की रेंज में है, 1500 रुपए दीजिए और देखिए इंडिया में लोग मेडिकल ट्रीटमेंट पे कितना खर्च करते हैं। कोरोना 1 कोरोना 2 आके चला गया, कितना खर्चा मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं। 1500 रुपए दीजिए, आप एमडी डॉक्टर बन जाएंगे। आपके लिए 100 एमबीबीएस और एमडी डॉक्टर दिन रात काम करेंगे क्योंकि आप उस कंपनी के मालिक होंगे। दोस्तों, शेयर बाजार हम सबकी जिंदगी में जुड़ा है। आप शेयर बाजार में निवेश करें या नहीं करें, हमारी जिंदगी में शेयर बाजार पूरी तरह से घुला मिला है। मैं आपको स्क्रीन पे कुछ एग्जांपल दिखा रहा हूं, आपको विश्वास नहीं होगा इसलिए मैं सब कुछ प्रिंटेड डॉक्यूमेंट आपके सामने रख रहा हूं कि कैसे शेयर बाजार मेरी जिंदगी में पूरी तरह से घुला मिला है। सुबह से लेकर शाम तक मैं कम से कम 100 कंपनियों के प्रोडक्ट खरीदता हूं, कम से कम 100 कंपनियों को रोजगार देता हूं। दोस्तों, मैं सुबह उठ के सबसे पहले ब्रश करता हूं, कोलगेट कंपनी इन्वॉल्व है मेरी लाइफ में। फिर मैं दाढ़ी बनाता हूं, जिलेट कंपनी इन्वॉल्व है मेरी लाइफ में। फिर मैं सेरा सैनिटरी वेयर के वॉश बेसिन में हाथ धोता हूं, हैवेल्स के गीजर में पानी गर्म करता हूं, हिंदुस्तान यूनिलीवर के साबुन से नहाता हूं। ये सारे के सारे बिजनेसेस हैं जो मेरी लाइफ में इन्वॉल्व हैं, जिनसे मेरी जिंदगी चलती है और सिर्फ मेरी नहीं, आपकी भी जिंदगी चलती है। हम सबकी लाइफ में ये कंपनियां इन्वॉल्व हैं। सुबह से लेके शाम तक मैं कम से कम 100 कंपनियों से डील करता हूं, जिन कंपनियों को मैं प्रॉफिट बना के देता हूं, जिनका प्रोडक्ट मैं खरीद के घर में लाता हूं। क्यों ना उन्हीं कंपनियों का शेयर होल्डर बना जाए, क्यों ना उन्हीं कंपनी से प्रॉफिट बनाया जाए। अच्छा, आप एक बात बताइए, एक कंपनी है जिसका प्रोडक्ट मैं रोज इस्तेमाल करता हूं, भारती एयरटेल जिसका फोन है मेरे पास, मारुति जिसकी मैं कार चलाता हूं, एचपीसीएल जिससे मैं पेट्रोल भरवाता हूं, और पीवीआर सिनेमा जहां मैं मूवी देखने जाता हूं। क्या ये कंपनियां कभी बंद होंगी? क्या कभी इन कंपनियों के मुनाफे में कमी आएगी? जब तक आप और मैं पैसा खर्च कर रहे हैं तब तक ये कंपनियां ग्रो कर रही हैं और इन कंपनियों के प्रॉफिट ग्रो कर रहे हैं। आज मैं 1 लाख रुपए तनख्वाह कमाता हूं, 90,000 रुपए खर्च कर देता हूं। कल जब मैं 2 लाख रुपए कमाऊंगा तो शायद 1,90,000 खर्च करूंगा। खर्च किन पे करूंगा? इन्हीं कंपनियों पे जिनका प्रोडक्ट आज मैं कंज्यूम कर रहा हूं, जिनकी सर्विसेज आज मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। भारती एयरटेल, टीसीएस, डॉक्टर लाल पैथलैब, बिग बाजार, ये सब नाम आपने सुने हैं और ये सारी की सारी कंपनियां बिकाऊ हैं। इन सभी कंपनियों के शेयर अवेलेबल हैं, आप इन कंपनियों के शेयर खरीद सकते हैं। और हम इस जो बात कर रहे थे सर, शेयर मार्केट से बात कर रहे थे, ये 1978 से स्टार्ट हुआ था और ये उस समय जो शेयर मार्केट का जो हमारा था वो 100 रुपीज से स्टार्ट हुआ था और आज जो है ये 60,000 के आसपास चल गया। 62,000 इसने अभी लाइफ टाइम अचीवमेंट करा था इसने और अभी 57,000। अगर हम शुरू से लेके अब तक का अगर हम एनुअलाइज रिटर्न अगर करें तो लगभग 17% यानी 17% इसने रिटर्न हमको दी है। अगर हम कोई बैंक एफडी भी कंपेरिजन करें या किसी और को भी कंपेरिजन करें तो मतलब क्या होता है कि जो सबसे ज्यादा जो वेल्थ है, हम कहा जाता है कि जो हमारी वेल्थ होती है वो कैसे आती है, हमारे बोला जाता है कि जो हमारी पैसे से जो पैसा बनाते हैं उसके दो हमारे बहुत बड़े शत्रु होते हैं। एक तो होता है हमारा इन्फ्लेशन यानी महंगाई। महंगाई में क्या होता है कि आपका हर साल अगर हम बैंक में एफडी कराते हैं और हमें साल का अगर 5% रिटर्न मिलता है सपोज करो, और अगर हमारी महंगाई अगर इन्फ्लेशन रेट अगर 6% या उससे अगर ऊपर बढ़ता है तो हमारी जो सेविंग होती है वो माइनस में चली जाती है यानी नेगेटिव रिटर्न हो जाती है। यानी अगर आप पीपीएफ में भी आप पैसा जमा करते हो अभी भी आज की डेट में साल का 7.1% रिटर्न है उसका, है ना, और टैक्स फ्री है, ओके। बट उसके बाद अगर महंगाई अगर हमारी 7% से ऊपर अगर जाती है तो हमारा क्या आता है, रिटर्न जो आता है वो नेगेटिव आता है। तो यानी हम क्या कर रहे हैं, अपने पैसे के अंदर हमने एक क्या कर दिया, हमने एक चूहा छोड़ दिया, यानी वो थोड़ा थोड़ा करके हमारी सेविंग को क्या करता हुआ जा रहा है, काटते हुए चला जा रहा है। अगर हम जैसे अभी हम सर बात कर रहे थे अभी, जैसे बहुत सारी कंपनी है जिनको हम रोज यूज करते हैं, जैसे सेविंग करते हैं हम और ब्रश यूज करते हैं, कोलगेट का यूज करते हैं, हम नहाने के लिए एचयूएल का, हम हेवल्स का यूज करते हैं, कपड़े पहनते हैं, रिबन्स के घड़ी हम पहनते हैं, हम ये सारी चीजें पढ़ते हैं। अगर हम इनकी ग्रोथ अगर हम 2005 से लेकर अगर 2015 तक की ग्रोथ भी देखें तो कोलगेट की जो है ना
टाइम्स उसने ग्रोथ करा है, लगभग 7 टाइम्स। यानी कहने का मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए डाला था यानी 10 साल के अंदर उसने 7 गुना पैसा आपका कर दिया। बट इसमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव भी मार्केट के अंदर होता है। बट इसके अंदर जो हम अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो हमें इस तरीके से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए कि हमारा पैसा ग्रो भी हो साथ में। ऐसा नहीं है कि पैसा हमारा कि हम एक ही जगह डाल दें। कि कुछ लोग बोलते हैं सर मुझे तो पूरा पैसा सेफ ही करना है। ठीक है, पैसा सेव करो, एक जगह डालो, बट अगर आपका पैसा ग्रो ही नहीं करा, आप इन्फ्लेशन को बीट ही नहीं कर पा रहे हो, तो फिर कैसे होगा? आपको क्या करना है कि हम हर कोई चाहता है कि बिजनेस, बस बिजनेस लगाने के लिए क्या होता है, हमें बड़े बड़े बहुत सारी चीजें, हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, बहुत सारा चीज चाहिए, उसके अंदर में एम्प्लॉयज चाहिए, हमें मैनेजर भी चाहिए, क्वालिफाइड स्टाफ भी चाहिए, सब कुछ चाहिए होता है। बट हम चाहते हैं कि हमारा एक अपोलो हॉस्पिटल जैसा हो, बट हम अपोलो हॉस्पिटल बना लेके हमें सब कुछ क्या करना पड़ेगा? अभी हम क्या कर सकते हैं? एक अपोलो हॉस्पिटल के मालिक बन सकते हैं, एक शेयर परचेज कर सकते हैं। अगर कोई एक ऑपरेशन हो रहा है, उसका जो भी प्रॉफिट होगा वो मेरे लायक जो भी होता है वो मेरे पास आएगा। तो ये सारी चीजें हम क्या कर सकते हैं कि जो भी होता है एक फाइनेंशियल प्लानिंग, एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर जैसे मैं हूं, तो जैसे हमारा काम क्या होता है कि आपके पैसे को सही तरीके से लगाना है। यानी अगर आप 100 रुपए की सेविंग अगर करते हो तो उस 100 रुपए राजेश को जी, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है वापस से? जी जी सर, आपकी आवाज आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है, स्क्रीन भी स्क्रीन नजर नजर आ आ रही रही है है? सर। जी सर, आ रही है सर, आ रही है। ओके दोस्तों, माफी चाहता हूं, कुछ जी सिस्टम सर, में सर प्रॉब्लम थी। कंटिन्यू। मैं जिन कंपनियों की बात करना चाह रहा था, अब एग्जैक्टली वो कंपनियां स्क्रीन पे आपके सामने हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैंने उन कंपनियों की बात की थी, कोलगेट, जिलेट, सेरा, हैवेल्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर और इमामी। मैंने पिछले 5 साल की ग्रोथ हटा दी, लेकिन अक्टूबर 2005 से अक्टूबर 2015 के बीच इन कंपनियों के शेयर्स की कीमत देखिए। कोई कंपनी 7 गुना हुई, कोई कंपनी 56 गुना हुई, कोई कंपनी 31 गुना हुई। और ये केवल सुबह की शुरुआत है। अगर मैं शाम की बात करूं तो मैं सिनेमा हॉल भी जाता हूं। दोस्तों, आप भी सिनेमा हॉल जाते होंगे, और जब आप 500 रुपए के 2 टिकट सिनेमा हॉल के खरीदते हैं और 500 रुपए का पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, उस 1000 में से 1 पैसा मेरे घर भी आता है, क्योंकि मैं पीवीआर का शेयर होल्डर हूं। और इन सभी कंपनियों की सालाना ग्रोथ करीब करीब 26% निकली। जैसा मैंने बताया, आप और मैं जहां खर्च कर रहे हैं वो कंपनियां 26% सालाना कमा रही हैं। बैंक में हमको 5% से ऊपर की ग्रोथ नहीं मिलती। सेंसेक्स की मैंने आपसे बात की। सेंसेक्स का जैसे मैंने आपको ट्रैक बताया था, 100 रुपए से लेके 60,000 की हिस्ट्री, 17% सालाना का रिटर्न। अगर हमने शेयर बाजार में निवेश किया होता तो हमको भी मिलता। और जो मैंने सांप सीढ़ी के खेल की बात की थी, ये वो सांप सीढ़ी का खेल का ग्राफ शेयर बाजार का है। कब कब ऊपर गया, कब कब नीचे आया, जब जब नीचे आया फिर से ऊपर गया। जो लोग घबरा के शेयर बाजार से निकल जाते हैं वो प्रॉफिट नहीं कमा पाते। और ये शेयर बाजार की अलग अलग समय की गिरावटें हैं, कभी -30, कभी -45, 1988, 1993, 2003, 2009 और हाल ही का 2 साल पहले कोरोना 1 जब आया था तो बाजार 35-40% गिरा था। लेकिन अगले ही साल 100% का ग्रोथ। मैंने जिन लोगों ने गिरे हुए शेयर बाजार में निवेश किया, उनका पैसा साल भर में ही दुगना हो गया। अभी फिर शेयर बाजार अपने पीक से गिरा है, करीब करीब 15% गिरा है। अभी फिर मौका है पैसा बनाने का। और जो मैंने फ्यूचर की बात की थी, भारत सरकार और सेबी मुझे गारंटी नहीं देता कि मैं आपको गारंटी दूं बाजार में रिटर्न बनेंगे, पर हम सब ने 10वीं कक्षा में मैथमेटिक्स पढ़ा है। कंपाउंडिंग रिटर्न आपने भी पढ़ा है, हमने भी पढ़ा है। मैंने केवल मैथमेटिकल प्रोजेक्शन दिए हैं। यदि 15% सालाना की ग्रोथ आई तो सेंसेक्स को अगले 5 साल में हम लोग 1 लाख के लेवल पे और 10 साल में 2 लाख के लेवल पे देखेंगे। लोग कहते हैं शेयर बाजार में रिस्क है। अरे रिस्क तो 20 साल पहले भी था, आज भी है, 20 साल बाद भी होगा। कहते हैं रिस्क है तो इश्क है, और जिंदगी में रिस्क ना लेना ही जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क है। और जैसा मैंने कहा, ये छोटा बच्चा जो आपके सामने स्क्रीन पे है, द न्यू बोर्न बेबी बोर्न जस्ट 1 hour बैक हैव कंट्रीब्यूटेड इन द ग्रोथ ऑफ मोर देन 50 कंपनीज। पैदा होने से पहले ही इस बच्चे ने 50 कंपनी को काम दिया। इसकी डिलीवरी एक हॉस्पिटल में हुई है, 2 डॉक्टर और 4 नर्स का काम
इसने दिया है। एक काम वाली बाई ने सफाई भी की होगी, डायपर, टॉवल, तेल, मेडिसिन सब आया होगा, और इसकी माता जी ने कम से कम 50 कंपनियों का प्रोडक्ट पिछले 10 महीने में खाया होगा। ये जो बुजुर्ग अंकल है ना, जो गांव में रहते हैं, आटा, दाल, चीनी, चावल तो खाते होंगे, कपड़ा लत्ता तो पहनते होंगे, ये सब शेयर बाजार से जुड़े हैं। हम सब शेयर बाजार से जुड़े हैं, बच्चा, बूढ़ा, जवान, गरीब हो या अमीर, हम शेयर बाजार में निवेश नहीं करना चाहते, लेकिन शेयर बाजार हमारी जिंदगी में निवेश करके बैठा है और हमसे कमा रहा है। कभी कभी बिजनेस मॉडल को समझना मुश्किल होता है, शेयर बाजार में बहुत डीप रिसर्च चाहिए होता है। मैं 3 कंपनियों के नाम आपको बताऊंगा, एक है अमेजन और एक फ्लिपकार्ट और एक पेटीएम। आज से 15 साल पहले ये नाम थे ही नहीं, आज हमारी जिंदगी में इन्वॉल्व हैं। कब कौन सी गवर्नमेंट बदल जाए, सरकार बदल जाए, इंडस्ट्री बदल जाए, सेगमेंट बदल जाए, अब सरकार का फोकस इन कंपनी के नाम आपके सामने स्क्रीन पे है। सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ऑनलाइन पोर्टल, ऑनलाइन गेमिंग, ये वो कंपनियां हैं जो शेयर बाजार से प्रॉफिट कमा रही हैं। आप भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इन कंपनी के शेयर लो, लेकिन ये इस तरह से फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस मॉडल को समझा जाता है। क्योंकि दोस्तों, हमने शेयर बाजार की बात की है तो डिस्क्लेमर देना जरूरी है। मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं। ये प्रेजेंटेशन हमने सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस के लिए अरेंज की है। मैं किसी भी कंपनी के शेयर, म्यूचुअल फंड, प्रोडक्ट या सर्विसेज का एंडोर्समेंट नहीं कर रहा। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड इंश्योरेंस इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ सॉलिसिटेशन। आपको जो भी निवेश करना हो अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिएगा। थैंक यू मिस्टर राजेश, जिनकी वजह से आज ये प्रेजेंटेशन हुई। और अनदर थैंक यू, जब सिस्टम में एरर आया तो राजेश जी ने कमान संभाल ली। दोस्तों, राजेश जी को मैं करीब करीब 7-8 साल से जानता हूं। बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं, अपने क्लाइंट्स की वेल्थ मैनेज करते हैं। इनका नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। जो लोग निवेश करना चाहें, म्यूचुअल फंड खरीदना चाहें, फाइनेंशियल प्लानिंग कराना चाहें, इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहें या नीड बेस्ड कस्टमाइज सॉल्यूशन लेना चाहें, जो मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा, वो राजेश जी की सर्विसेज ले सकते हैं। दोस्तों, जो लोग लेट जुड़े मैं उनको बता दूं, आज का हमारा जो टॉपिक था वो था पैसा कमाना, अमीर बनना, जिसमें हम कवर करने वाले थे कुछ शेयर बाजार को, कुछ बिटकॉइन को, कुछ एलआईसी के आईपीओ को, और ओवरऑल इन सब का फर्क आम आदमी पे कैसे पड़े, आम आदमी इसका प्रॉफिट कैसे कमाए, उसकी बात कर रहे थे। तो प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाते हैं। हमने बात की है शेयर बाजार में निवेश की। दोस्तों, शेयर बाजार में निवेश आसान नहीं होता। यदि आपका 100 रुपया डूबा है तो किसी ने 100 रुपया बनाया होगा। अमूमन लोग कहते हैं मेरा पैसा डूब गया। 80% लोग शेयर बाजार में पैसा डुबोते हैं, 20 ही प्रतिशत लोग होते हैं जो शेयर बाजार से पैसा बनाते हैं। दोस्तों, आउटसोर्सिंग नाम करके आपने एक शब्द सुना होगा, आउटसोर्सिंग और द प्रोफेशनल सर्विसेज। हम लोग कंघी खुद करते हैं, लेकिन कटिंग कराने हम बार्बर शॉप पे जाते हैं। 50 रुपए के काम के लिए वी गो टू प्रोफेशनल। हम कपड़ा अच्छा पहनते हैं पर इस्त्री करने के लिए धोबी को देते हैं। 5 रुपए के काम के लिए वी गो टू प्रोफेशनल। हम बच्चों को खुद नहीं पढ़ाते, अच्छे कोचिंग सेंटर की भेजते हैं, क्योंकि कोचिंग सेंटर वाला व्यक्ति आपसे बेहतर पढ़ा सकता है। इसी तरह से शेयर बाजार में भी निवेश करने के लिए आउटसोर्सिंग होती है। प्रोफेशनल एजेंट होते हैं जो आपके पैसे को शेयर बाजार में निवेश करते हैं, और उस एजेंट का नाम है म्यूचुअल फंड। ये आज से नहीं, पिछले 25 साल से भारतीय शेयर बाजार में है। इसे कहते हैं पूल ऑफ मनी। जैसे अपन लोग बोली का कमेटी चलाते हैं ना, बहुत सारे लोग पैसा डालते हैं और एक व्यक्ति उठाता है। ऐसे म्यूचुअल फंड में बहुत सारे लोग निवेश करते हैं। कोई 500 देगा, कोई 5000 देगा, कोई 50,000 देगा, कोई 5 लाख देगा। एक बहुत बड़ी रकम इकट्ठी हो जाती है। जब रकम बड़ी इकट्ठी होती है तो खर्च छोटे हो जाते हैं। एक प्रोफेशनल टीम हायर की जाती है जिसका काम ही सारा दिन शेयर बाजार होता है, और ये सब मैनेज होता है सेबी के अंडर में। रूल रेगुलेशन मेंटेन है, गवर्नमेंट इसे मेंटेन करती है। जब आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, दोस्तों, मैंने थोड़ी देर पहले बात कही थी, मुझे 8,000 रुपया दीजिए, इंडिया की सबसे बड़ी कार की फैक्ट्री आपकी। जब आप एक कंपनी में निवेश करते हैं,
हो सकता है उस कंपनी का प्रॉफिट ना बने, सरकार की पॉलिसी बदल जाए, उनका बिजनेस मॉडल बदल जाए। अभी हाल ही में कोरोना के चलते हमने देखा कि बिग बाजार दिवालिया होने की स्टेज पे आ गया। लेकिन जब आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आपका पैसा अमूमन 50 कंपनी में बांट के लगता है, आपके 50 बिजनेसेस होते हैं। आप मुझे 10,000 रुपया दीजिए, एक मोबाइल फोन के बराबर की कीमत मांग रहा हूं, ज्यादा नहीं मांग रहा। यदि आप केवल 10,000 रुपये मुझे देते हैं तो इस 10,000 रुपए में मैं आपका एक पेट्रोल पंप खोल दूंगा, एक कार की फैक्ट्री लगेगी, एक बाइक की फैक्ट्री लगेगी, एक कपड़े की दुकान लगेगी, एक प्रोविजन स्टोर खुलेगा, एक आईटी फर्म लगेगी। जब म्यूचुअल फंड आपके पैसे को 50 जगह बांटेगा तो आप एक ही झटके में 50 बिजनेस के मालिक हो जाएंगे। माने टाटा, बिरला, अंबानी, अदानी, बिनानी, जिन बड़े बड़े बिजनेसमैन के नाम आप सुनते हैं, जिनकी तरक्की आप देखते हैं, वो लोग आपके लिए काम करेंगे। और अगर मैं आपको रिटर्न्स बताऊं कि म्यूचुअल फंड कितना सही है और क्या प्रॉफिट बना के दिया, तो स्क्रीन पे आपके सामने है। दोस्तों, हम सबके फोन में गूगल है। मीटिंग खत्म होने के बाद आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड। जब कोई म्यूचुअल फंड आता है तो उसकी एनएवी 10 रुपए होती है। 2004 में 10 रुपए का आया था, आज सन 2021 कीमत है 230 रुपया। 2022 शुरू हो गया, 20% सालाना रिटर्न। 10 रुपए की वस्तु 230 रुपए की हो गई। आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन 1 लाख रुपए का 23 लाख रुपए बना पिछले 17 साल में। शायद हम सब लोग दिल्ली में रहने वाले लोग हैं ना, मेरे को बता दो 17 साल में 23 गुना पैसा कहां बनता है? एसबीआई म्यूचुअल फंड ने दिया है। एसबीआई ने बड़ा क्लियरली बोला, आप हमें पैसा दीजिए, हम शेयर बाजार में डालेंगे, प्रॉफिट लॉस जो होगा वो आपका होगा, और प्रॉफिट स्क्रीन पे आपके सामने है। लेट मिस्टर धीरूभाई अंबानी के जमाने की बात है, रिलायंस ग्रोथ फंड, रिलायंस ग्रुप ने पहला म्यूचुअल फंड अक्टूबर 1995 में 10 रुपए का लॉन्च किया था। गूगल पे सर्च कर लेना मीटिंग खत्म होने के बाद। आज कीमत है 2,000 रुपया। दोस्तों, 1 लाख रुपए का 2 करोड़ रुपया बन गया। विश्वास नहीं होता सुन करके, देख करके, लेकिन ये सच है। 10 रुपए का 2,000, 1 लाख का 2 करोड़। सोचिए, आपने यदि 1 लाख डाला होता, आज आपका भी 2 करोड़ होता। और अगर मैं केवल इन 2 फंड की नहीं, सभी म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं। भारतीय शेयर बाजार में जो म्यूचुअल फंड है वो करीब करीब 25 साल पुराने हैं, उनका 25 साल का हिस्ट्री है। मैं पिछले 15 साल में जितने भी फ्लेक्सी कैप डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड है उनकी बात करूं, सालाना 15% का ग्रोथ है, अच्छा बुरा सब मिला के। हर वो व्यक्ति जिसने 15,000 रुपए दिया, पिछले 15,000 रुपए महीना दिया, पिछले 15 साल में 15% सालाना ग्रोथ के हिसाब से आज उसे 1 करोड़ मिल रहा है। दोस्तों, मैंने कहा था भविष्य और भूतकाल को कंपेयर करें। यदि आपको लगता है इंडियन इकोनॉमी के अगले 25 साल पिछले 25 साल से बेहतर होंगे, तो आपका भी ये प्रॉफिट बनेगा। यदि आपकी आमदनी और खर्चा, मेरी आमदनी और खर्चा, हम सबकी आमदनी और खर्चा आने वाले सालों में बढ़ेगी, तो कंपनियों के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, शेयर्स की कीमत बढ़ेगी, और म्यूचुअल फंड में ये लेवल की ग्रोथ आपको मिलेगी। दोस्तों, म्यूचुअल फंड मतलब सिर्फ शेयर बाजार नहीं होता। बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड को कंप्लीट शेयर बाजार समझते हैं। म्यूचुअल फंड शेयर बाजार में निवेश करने का एक तरीका है, लेकिन म्यूचुअल फंड सिर्फ शेयर बाजार वाले नहीं होते, और भी कैटेगरीज होती हैं, जैसे डेट फंड है, लिक्विड फंड है, गोल्ड फंड है, बैलेंस फंड है, टैक्स सेविंग फंड है। म्यूचुअल फंड में टैक्स रिबेट भी मिलती है अंडर सेक्शन 80C, यानी टैक्स सेविंग भी मिली, वेल्थ भी क्रिएट हुई, और हम अमीर भी बने। बॉन्ड फंड की, डेट फंड की अगर मैं बात करूं, जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड यानी शेयर बाजार वाले म्यूचुअल फंड, वो पैसा शेयर बाजार में डालते हैं और वहां से जो प्रॉफिट बनता है वो आपको मिलता है। अब मैं बात करता हूं डेट फंड की। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, कंपनियों के बॉन्ड में, स्टेट हाईवे प्रोजेक्ट में पैसा डालते हैं। इनका शेयर बाजार से लेना देना नहीं होता। अमूमन 7-1% का रिटर्न इनका पिछले 5-7 साल की हिस्ट्री में है। वो लोग जिनकी लाइफ में शॉर्ट टर्म टारगेट है, माने 3 साल के बाद कोई बड़ा खर्चा आना है, बच्चा बड़ा हो गया, 9वीं 10वीं कक्षा में है, 3-1 साल के बाद कॉलेज एडमिशन होगा, अब उसके लिए हम शेयर बाजार में निवेश नहीं कर सकते शॉर्ट टर्म के लिए, अब डेट फंड में डाल सकते हैं। कोई लॉक इन नहीं है,
1000 रुपए महीना डालो, 5000 रुपए महीना डालो, 6 महीने बाद ले लो, 12 महीने बाद ले लो, जब मर्जी ले लो। मान लीजिए आप बिजनेसमैन हैं, हर साल दिवाली पे 2-2.5 लाख रुपए चाहिए रहता है, दिवाली का खर्चा रहता है। आप इसमें डालिए 20,000 रुपए महीना, हर दिवाली पे आप 2.5 लाख रुपए ले लीजिए। मान लीजिए घर में 2 साल का बच्चा है, अब दिल्ली जैसे शहर में बड़े स्कूल में एडमिशन कराना, बड़ी डोनेशन, 3-1 साल के बाद जब बच्चे का स्कूल एडमिशन का नंबर आएगा तो एक बड़ा अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा। इसी तरह से गोल्ड फंड होते हैं, ये डिजिटल गोल्ड होता है, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड भी लोग इसे कहते हैं। आप मुझे पैसा दीजिए, मैं आपको सर्टिफिकेट दे दूंगा एसबीआई गोल्ड का। अभी सोने का रेट करीब करीब 52,000-50,000 रुपए तोला है। आप मुझे 50,000 दीजिए, मैं आपको 1 तोला सोने का सर्टिफिकेट या स्टेटमेंट दे दूंगा। अब क्योंकि सोना एसबीआई का है तो नकली नहीं हो सकता, चोरी नहीं हो सकता। अब मल्टीपल लोगों को नॉमिनी बना सकते हैं, मतलब आगे वेल्थ को डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं। और जिस दिन आप पैसा वापस मांगेंगे, जो उस दिन का सोने का भाव होगा उसके हिसाब से आपको पैसा मिल जाएगा। अब मान लीजिए आपके घर में भतीजी है, भांजी है, साली है, छोटी बहन है, छोटा भाई है, 3 से 4 साल में हर घर में एक बड़ी शादी होती ही होती है जहां पे सोना देना पड़ता है। दोस्तों थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखाऊंगा 1 तोला सोने की कीमत पहले क्या थी, आज क्या है और भविष्य में क्या होगी। 4 लाख रुपए तोला, मेरी बात सुन लीजिए, अभी आने वाली स्क्रीन पे मैं आपको दिखाऊंगा। 4 लाख रुपए तोले का रेट सोने का होने वाला है, जो आज 50,000 रुपए तोला है। तब 4 लाख रुपए तोले में सोना लेने से बेहतर है अभी आप किस्तों में लेना शुरू कर दीजिए। इसके अंदर आप 100 रुपए महीना, 500 रुपए महीना, 1000 रुपए महीना से भी शुरू कर सकते हैं, कोई लॉक इन नहीं है। मान लीजिए आप गृहिणी हैं, हाउसवाइफ हैं, स्टूडेंट हैं, शॉर्ट टर्म सेविंग करना चाहते हैं, आप इसमें पैसा डालिए। 12 महीने, 18 महीने के बाद जब जरूरत हो ले लेना। मान लीजिए आप ओल्ड एज में पहुंच गए, रिटायर होने वाले हैं, पेंशन का कॉर्पस मिलेगा, आप उसे डेट फंड में या एसबीआई गोल्ड में डाल सकते हैं। मंथली पेंशन भी ले सकते हैं, इसमें मंथली पेंशन का भी प्रावधान है। एक और कैटेगरी होती है जिसे कहते हैं बैलेंस फंड, हाइब्रिड फंड। जैसा कि नाम से नजर आ रहा है, कुछ पैसा शेयर बाजार में, कुछ पैसा बॉन्ड में, कुछ पैसा गोल्ड में। वो लोग जो शेयर बाजार में पहली बार आ रहे हैं, या वो लोग जिनकी लाइफ में टारगेट अगले 2-3 साल में आने वाला है, या वो लोग जो ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते, रिटायर्ड लोग हैं, वो लोग बैलेंस फंड में भी पैसा पार्क कर सकते हैं। बैलेंस फंड में अमूमन 12-13-14% की रेंज में पिछले 20 साल का इतिहास है, ये लेवल के रिटर्न्स आ रहे हैं। अब मैं बात कर रहा हूं एलआईसी के आईपीओ की। दोस्तों एलआईसी का आईपीओ आने वाला है, आज आना चाहिए था पर डिले हो गया है। वी हैव एन अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू बिकम द ओनर ऑफ इंडियाज बिगेस्ट इंस्टीट्यूशन। इतनी बड़ी कंपनी जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन शायद कराची स्टॉक एक्सचेंज से भी ज्यादा होगा, ये इकलौती इतनी बड़ी कंपनी है। हम लोग अक्सर सुनते हैं, लोग सरकार की बुराई करते हैं कि सरकार ने ये बेच दिया, वो बेच दिया, इसका प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। मैं किसी कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की बात नहीं कर रहा, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। देश चलाने के लिए सरकार को पैसा चाहिए होता है, पैसा टैक्सेस से आता है। अगर टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तो जनता नाराज होती है। इसलिए अब से नहीं, पिछले 40 साल से सरकार हर साल टैक्स ना बढ़ा के अपना कुछ ना कुछ माल बेच देती है। कभी पोर्ट बेच दिया, कभी रोड बेच दिया, कभी कंपनी बेच दी। कुछ नाम आपने सुने होंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, तीनों सरकारी बैंक हैं। तीनों को सरकार ने बेचा जब जब जरूरत पड़ी पैसे की। तीनों सरकारी नौकरियां हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा वर्क कल्चर में, बस सरकार ने कुछ हिस्सा बेच दिया। इन तीनों के शेयर बाजार में अवेलेबल है। एनटीपीसी, पावर ग्रिड, बीएचईएल, तीनों सरकारी कंपनियां हैं। आपके मेरे घर में बिजली आती इन कंपनियों से, सोचिए ये भी सरकारी कंपनियां हैं। सरकार को जरूरत पड़ी, सरकार ने कुछ हिस्सा बेच दिया। बीएसएनएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, ये सब सरकारी कंपनियां हैं। इन्हें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या पीएसयू कहा जाता है। अब बारी एलआईसी की है। एलआईसी में 100% मालिकाना अधिकार भारत सरकार के पास था। अभी सरकार 5% बेच देगी। आम दुनिया को, आम जनता को
आपको, मुझको और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नाम का बड़ा जहाज जो प्रॉफिट बनाएगा उसका एक हिस्सा मेरे घर आएगा। यदि मैं उसका शेयर होल्डर बनता हूं तो मैं एक्चुअल में उसका मालिक बन जाता हूं। दोस्तों, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी हर घर में एक पॉलिसी है, चाहे वो गांव का छोटा कच्चा मकान हो या शहर का बड़ा बंगला हो। लोग बैंक खाते 2 रखते हैं, पॉलिसी 5 रखते हैं। तो यदि आप एलआईसी के मालिक बनना चाहते हैं तो आपको एलआईसी का आईपीओ अप्लाई करना चाहिए। अब उसमें 2 कंडीशन है। अमूमन हमने देखा है हम आईपीओ अप्लाई करते हैं और हमको मिलता नहीं है क्योंकि वह लकी ड्रॉ होता है, एप्लीकेशन ज्यादा आ जाती है। लेकिन एलआईसी ने एक ऑप्शन रखा है, पॉलिसी होल्डर के लिए 10% रिजर्व कोटा है। अगर आपके पास एलआईसी पॉलिसी है तो आप रिजर्व कोटा में अप्लाई कर सकते हैं, आपको कंफर्म अलॉटमेंट होगी। पॉलिसी नहीं है तो पॉलिसी खरीद लीजिए। अब पॉलिसी है तो उसको पहले आपको पैन कार्ड से लिंक कराना होगा। आप मुझे या राजेश जी को अपना पॉलिसी नंबर और पैन कार्ड का कॉपी व्हाट्सएप कर देंगे तो हम आपका पॉलिसी लिंक करा देंगे। दोस्तों, 15% सालाना ग्रोथ यदि यहां से मैं मान के चलूं, 15% सालाना ग्रोथ, शेयर बाजार में 17% की ग्रोथ है। आपकी मेरी लाइफ में जो कंपनियां इन्वॉल्व हैं उनकी 26% सालाना ग्रोथ है। अब क्योंकि एलआईसी बड़ी कंपनी है, बड़ा जहाज है, धीरे धीरे चलता है, 15% ग्रोथ कम नहीं होती दोस्तों। 15% ग्रोथ का मतलब है 5 साल में पैसा दुगना, 10 साल में 4 गुना, 15 साल में 8 गुना, 20 साल में 16 गुना। ये लेवल की ग्रोथ आप भारतीय शेयर बाजार से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जैसा मैंने कहा कि आपको एक तो अपना पॉलिसी लिंक कराना होगा। पॉलिसी लिंक कराने के लिए आप अपना पॉलिसी नंबर और आधार कार्ड का कॉपी मुझे या राजेश जी को दे दीजिए। और एक इसके अलावा आपको डीमेट अकाउंट खुलवाना होगा। जैसे बैंक में पैसा रखा जाता है ऐसे शेयर्स रखने के लिए डीमेट अकाउंट होता है। डीमेट अकाउंट के लिए भी आप अपने आसपास में किसी भी शेयर ब्रोकर से संपर्क कर सकते हैं। आप गूगल या जस्ट डायल पे लिखेंगे तो आपको अपने घर के आसपास की जो शेयर ब्रोकर हैं उनकी डिटेल मिल जाएगी। बाकी मेरी जहां तक बात है, मैं एनजे वेल्थ के साथ एसोसिएटेड हूं, राजेश जी भी एनजे वेल्थ के साथ एसोसिएटेड है। इनका मोबाइल ऐप है, सब कुछ मोबाइल बेस्ड होता है। आप प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और इस ऐप को एक्टिवेट कराने के लिए आपको अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड की कॉपी राजेश जी को देनी होगी। तो आपका ये मोबाइल ऐप जो एनजे वेल्थ का है वो एक्टिवेट हो जाएगा और इससे आप शेयर बाजार में भी इन्वेस्टमेंट, शेयर बाजार में, म्यूचुअल फंड में, आईपीओ में, बॉन्ड में, एनपीएस में, टैक्स सेवर स्कीम में, सब में निवेश कर पाएंगे। दोस्तों, अब मैं आपके सामने रख रहा हूं कंपाउंडिंग रिटर्न। एक अलग ही स्टोरी है कंपाउंडिंग रिटर्न, दुनिया का 8वां अजूबा है कंपाउंडिंग रिटर्न। अगर मैं केवल 1 लाख रुपए की बात करूं दोस्तों, केवल 1 लाख रुपया अगर 8% पे ग्रो करता है तो ये 1 लाख रुपए अगले 20 साल में बनता है करीब करीब 4.25 लाख। लेकिन यदि यही 1 लाख 20% सालाना से ग्रो करता है तो ये बनता है 40 लाख। ये लेवल का डिफरेंस होता है कंपाउंडिंग रिटर्न में। जब आप लंबे समय के लिए निवेश करते हैं तो आपको ये लेवल के रिटर्न्स मिलते हैं और आप एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं। यदि मैं 10,000 रुपए महीने की बात करूं, केवल 10,000 रुपए महीना, क्योंकि हो सकता है आप और मैं इतना ही निकाल पाए, भाई तनख्वाह आती है, एक लिमिट में ही खर्च कर सकते हैं। यदि केवल 10,000 रुपए महीने का निवेश किया जाए, मैंने 5, 10 और 15% की बात की है, तो अगले 20 साल में आपका 5% के हिसाब से पैसा बनता है करीब करीब 40 लाख और 15% के हिसाब से पैसा बनता है करीब करीब 1.25 करोड़। ये लेवल की वेल्थ आप क्रिएट कर सकते हैं, बन सकती है। अगर मैं टारगेट अप्रोच की बात करूं, टारगेट बेस्ड अप्रोच, यदि मैं 5 करोड़ का टारगेट लेके चलूं कि मुझे 5 करोड़ की वेल्थ क्रिएट करनी है, मैं 5 करोड़ रुपए अचीव करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं मेरे बच्चों की शादी से पहले या मेरे रिटायरमेंट से पहले मुझे 5 करोड़ रुपया मिले, तो उसकी कैलकुलेशन स्क्रीन पे आपके सामने है। आरएन जी, स्क्रीन आ रही है? क्योंकि मैंने लैपटॉप फिर से स्टार्ट कर लिया है। यस सर, ओके।
ये है दोस्तों 5 करोड़ का रिवर्स कैलकुलेशन। यदि 8% सालाना की ग्रोथ आती है तो आपको ये लेवल का पैसा 55,000 रुपए महीना डालने की जरूरत है। यही यदि ग्रोथ रेट 15% होता है तो आपका ये टारगेट केवल 18,000 रुपए महीने में अचीव हो सकता है। और अगर मैं बैलेंस्ड अप्रोच की बात करूं कि भैया पैसा 4 जगह बांट के डालेंगे, कुछ पैसा शेयर बाजार में होगा, कुछ म्यूचुअल फंड में होगा, कुछ एलआईसी पॉलिसी में होगा, कुछ प्रॉपर्टी में होगा, अगर मैं चारों तरफ बांट के डालूं, पॉलिसी में डालूं, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि 10, 12, 15% का ग्रोथ मुझे मिले। तो 30,000 रुपए महीने में भी 5 करोड़ को जोड़ा जा सकता है। दोस्तों जितने लोग यहां बैठे हैं, मुझे उम्मीद है हम सब लोग 50,000 महीना से तो ऊपर कमाते होंगे। और यदि हम 50,000 रुपए महीना से ऊपर कमाते हैं तो मैं आपको एक बात बता दूं, आपको आपकी लाइफ में कम से कम 5 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। आपकी लाइफ में 50-55 की जो लाइफ आती है, उस वक्त मैं आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन के साथ ये प्रूव करके दिखाऊंगा कि कैसे मुझे चाहिए। अब एक कहावत है, बचपन से हम बुजुर्गों से सुनते आए हैं कि सभी अंडे एक टोकरी में नहीं रखने चाहिए। तो सारा निवेश शेयर बाजार में नहीं करना चाहिए। तो कहां करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसके लिए हम कहते हैं रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग। दोस्तों आपके पैसे के 3 हिस्से कीजिए, लेकिन उससे पहले बेहतर यह है मुझे या आर्यन जी को या राजेश जी को अपॉइंटमेंट दीजिए। हम आपकी लाइफ को स्टडी करेंगे, आपकी आर्थिक कुंडली देखेंगे कि लाइफ में कहां कहां पैसों की जरूरत कितने कितने साल के बाद है, उसके हिसाब से प्लान करेंगे कि कितना पैसा म्यूचुअल फंड में डालें, कितना इंश्योरेंस पॉलिसी में डालें, कितना बॉन्ड में डालें। यदि नहीं कर सकते तो एक बेसिक प्रिंसिपल आज के बाद फॉलो कर लीजिए। पैसे के 3 हिस्से कीजिए, 33% से लीजिए जीवन बीमा एंड प्रोटेक्ट परमानेंट लॉस ऑफ इनकम, 33% से लीजिए शॉर्ट टर्म प्रोडक्ट जिनमें कोई लॉक इन नहीं होता, कोई शेयर बाजार का रिस्क नहीं होता, एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट टेम्परेरी लॉस ऑफ इनकम। और बाकी जितना पैसा बचे आंख बंद करके उससे बिजनेस कीजिए। बिजनेस कीजिए नहीं, बिजनेस खरीदिए, म्यूचुअल फंड एसआईपी कराइए। लाइफ कभी भी डिस्टर्ब हो सकती है। व्हाट इज योर प्लान बी? भगवान ना करे प्लान ए नहीं चला तो प्लान बी क्या है? मैंने 2 फेलियर बताए लाइफ में, टेम्परेरी लॉस ऑफ इनकम एंड परमानेंट लॉस ऑफ इनकम। टेम्परेरी लॉस ऑफ इनकम माने नौकरी चला गया, धंधा फिर से मंदा हो गया, रोड एक्सीडेंट हुआ और बेड रेस्ट आ गया, मेडिक्लेम का बिल तो पास हो जाता है पर 6 महीने घर रहूंगा, तनख्वाह कहां से आएगा? तो रूल बेस्ड इन्वेस्टमेंट सेज कि आपके पास आपकी मंथली इनकम का 6 गुना का लिक्विड एसेट बैकअप होना चाहिए, यानी जब जरूरत पड़े मैं उसे निकलवा सकूं। उसके लिए आप डेट में डाल सकते हैं, बैंक में रख सकते हैं, डिजिटल गोल्ड ले सकते हैं। यह आपको 2 फायदे देगा। पहला, भगवान ना करे इमरजेंसी आई तो जब मर्जी पैसा निकाल लो। और दूसरा, हम सबकी लाइफ में 2.5-3 साल के बाद कोई ना कोई छोटा टारगेट आता है, चाहे कार बदलनी है, इंटरनेशनल वेकेशन पे जाना है, बच्चे का कॉलेज एडमिशन है, घर में कोई शादी है, तो छोटे मोटे खर्चे भी इससे मैनेज होते रहेंगे। ये था टेम्परेरी लॉस ऑफ इनकम। नाउ कमिंग अबाउट द परमानेंट लॉस ऑफ इनकम। मैं नहीं रहा तो क्या? मैं घर में 1 लाख रुपए कमा के ला रहा हूं, कल ज्यादा कमा के लाऊंगा, पर नहीं रहा तो मेरे बीवी बच्चों को आज 1 लाख रुपए महीना मेरे बाद भी चाहिए, यदि लिविंग स्टैंडर्ड सेम मेंटेन करना है तो। अभी मान लीजिए मेरी इनकम है 1 लाख रुपए महीना और रूल बोलता है कि मेरी सालाना आमदनी का 16 गुना का जीवन बीमा होना चाहिए, जिसे कहते हैं ह्यूमन लाइफ वैल्यू। मेरे इमोशन और मेरी जगह कोई नहीं ले सकता दोस्तों, आपकी जगह इस जिंदगी में कोई नहीं ले सकता। लेकिन भगवान ना करे मैं नहीं रहा, मेरी बीवी को अगर पैसा मिल जाएगा तो जिंदगी काटनी आसान हो जाएगी, मेरे बच्चे सर उठा के जी पाएंगे, वो जिस स्कूल में जाते हैं, जो गाड़ी बंगला मेंटेन है वो मेंटेन रहेगा। तो मेरी आमदनी है 1 लाख रुपए महीना, सालाना आमदनी हुई 12 लाख रुपए सालाना, इसका 16 गुना करते तो निकलता 2 करोड़। दोस्तों यदि मैं 2 करोड़ का जीवन बीमा मेरा है, भगवान ना करे मुझे कुछ हुआ तो मेरी वाइफ को 2 करोड़ मिलेगा। ना वो जेठ जी पे भरोसा करेगी, ना दामाद जी पे करेगी, ना देवर जी पे करेगी, वो पूरे के पूरे पैसे को पोस्ट ऑफिस या बैंक में जमा करा देगी। और आज का जो ब्याज रेट है 5% के हिसाब से 1 लाख रुपए महीना मेरे घर आता रहेगा। तो दोस्तों आपकी जो भी आमदनी है
50,000 है, 1 लाख है, 2 लाख है। दिल्ली जैसे शहर में बैठे हैं, अमूमन 1 लाख से ऊपर ही होगी। अपना जीवन बीमा देखिए, पिछले कोरोना में, कोरोना 2 में हमारे बहुत सगे संबंधी गुजर गए, आज उनके परिवारों की हालत खराब है। तो भगवान न करे मेरी लाइफ में ऐसा हो, इसके लिए जरूरी है कि मैं अपने पैसे को वेल मैनेज करूं, उसे 3 जगह बांट करके डालूं, इस तरह से डालूं कि मेरा जीवन बीमा भी 16 गुना हो, शॉर्ट टर्म नीड के लिए भी बैकअप रहे और लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन भी बनी रहे। और अब मैं बात कर रहा हूं एक आम आदमी के बटुए की, आपके बटुए की, मेरे बटुए की, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस की। दोस्तों, सन 1990, आज से 30 साल पहले मेरे पिताजी 3,000 रुपए में घर चलाते थे, बताते हैं आज वो मेरे को। तब 1 तोला सोना भी 3,000 का था। 1990 1 तोला सोना 3,000 का था, और दिल्ली जैसे शहर में रहने वाले व्यक्ति का किचन का खर्चा भी 3,000 था। आज सन 2021-22 की बात करें तो मेरे घर का खर्चा 50,000 रुपया महीना है। किचन की बात कर रहा हूं, 1 तोला सोना भी 50,000 का है, और दोनों सालाना 10% से ग्रो कर रहे हैं। दोस्तों, आज से 20 साल के बाद जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो शायद मुझे और मेरी बीवी को इस लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए 4 लाख रुपए महीने की पेंशन चाहिए होगी, जिसके लिए कम से कम 10 करोड़ की एफडी की जरूरत पड़ेगी। और जब मेरी बेटी बड़ी होगी, मेरा बेटा बड़ा होगा, मेरी बहू और मेरी बेटी के लिए मुझे 4 लाख रुपए तोले की कीमत में सोना खरीदना पड़ेगा। तो दोस्तों, विश्वास करें या नहीं करें, सच यही है, प्रूफ आपके सामने है। मैं गारंटी तो नहीं दे सकता इन प्रोजेक्शन की, ये मैथमेटिकल प्रोजेक्शन है, लेकिन आज से 20 साल बाद आप याद करेंगे कि किसी अमित पालीवाल ने बोला था कि घर का खर्चा 4 लाख रुपए महीना होगा, 1 तोला सोना 4 लाख रुपए में आएगा। और ये लेवल के खर्चे यदि मेंटेन करने हैं, लिविंग स्टैंडर्ड ऐसा मेंटेन रखना है, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, तो प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत है। कुछ निवेश शेयर बाजार में कीजिए, कुछ इंश्योरेंस में कीजिए, वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाइए। मुझे और राजेश जी को मौका दीजिए ताकि आपके पोर्टफोलियो को बेहतर कर सके। दोस्तों, बिटकॉइन के बारे में हम बात ज्यादा नहीं करेंगे, सरकार ने इसे ऑथोराइज नहीं किया, लेकिन पिछले बजट में यह बोल दिया गया है कि भविष्य में इंडिया का खुद का डिजिटल रुपी, डिजिटल करेंसी लॉन्च होगा। तो यह भी एक अच्छा निवेश का ऑप्शन हो सकता है। हमारी प्रेजेंटेशन बस खत्म होने वाली है दोस्तों, मैं आखिरी में बस इतना ही बोलूंगा, इंडिया एक ग्रोथ स्टोरी है, सबने देखा, और पिछले 15 दिन तो भयंकर देखा। दोस्तों, भारत इतिहास रचेगा, शेयर बाजार में ग्रोथ होगी, इकोनॉमी ग्रो करेगी। यदि आप ग्रोथ का हिस्सा बनना चाहते हैं, ग्रोथ का हिस्सा हम सब हैं, हम सब इकोनॉमी में जुड़े हैं, हम सब शेयर बाजार में जुड़े हैं, लेकिन स्टेडियम में बैठ के ताली बजाने वाले लोगों में है। यदि पैसा कमाना है तो मैदान में उतरिए, निवेश कीजिए, म्यूचुअल फंड में निवेश कीजिए। आपके घर में 1 या 2 बच्चे होंगे जिन पे आप 10,000 5,000 खर्च करते होंगे। मैं बोलता हूं, मेरा बच्चा गोद ले लो, एक बच्चा गोद ले लो, उस बच्चे पे 2,000 महीना, 5,000 महीना ऐसा कुछ निवेश करो। मैं जिस बच्चे की बात कर रहा हूं वो जिंदगी भर आपको पालेगा जब आप रिटायर हो जाएंगे। उस बच्चे का नाम है म्यूचुअल फंड एसआईपी। टैक्स रिबेट भी मिलता है, और इंडिया एक उभरता सितारा है, उगते सूरज को सब सलाम करते हैं। निवेश कीजिए, अपने आप पे निवेश कीजिए, भारत की अर्थव्यवस्था में निवेश कीजिए, इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्ट कीजिए। दोस्तों, शोले मूवी हम सबने देखी होगी लाइफ में, हर मूवी हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। ठाकुर साहब के बस की नहीं थी गब्बर का शिकार करना, उन्होंने जय और वीरू को हायर किया। आपको खुद बिजनेस नहीं करना, आपको टाटा, बिरला, अंबानी, बिनानी जैसे बिजनेसमैन को पैसा देना है, हायर करना है, वो आपके लिए काम करेंगे। म्यूचुअल फंड खरीदिए, आपका 1 रुपया भी जो है ना वो 50 कंपनी में बांट के लगेगा। आरएन जी, सबको म्यूट कर दीजिए मुझे छोड़ के। तो दोस्तों, हमें एक मौका दीजिए, दोस्तों हमें एक मौका दीजिए, मैं और राजेश जी आपसे मिलेंगे, आपकी आर्थिक कुंडली। अमित जी, आवाज नहीं आ रही आपकी, शायद ना म्यूट हो गया। अब आ रही होगी आवाज। जी जी जी।
सर एक मौका दीजिए, आपकी आर्थिक कुंडली को स्टडी करेंगे। दिल्ली में रहते हैं तो हम पर्सनली भी मिल सकते हैं, जूम मीटिंग पे भी कर सकते हैं। और आरएन जी तो अक्सर राजेश जी के यहाँ आते जाते रहते हैं। मौका दीजिए एक बार, आपका पर्सनल फाइनेंस देखते हैं, कहाँ कुछ सुधार की जरूरत है, ताकि आप भी अमीर बने, अपने फाइनेंशियल टारगेट्स को अचीव करें। राजेश जी का नंबर आपके सामने है, 9650740049। तो प्रेजेंटेशन इज ओवर नाउ। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने इतनी देर साथ दिया, और एक टेक्निकल प्रॉब्लम होने के बावजूद आप लोग साथ बने रहे। ओवर टू यू राजेश जी। आरएन जी, आप भी अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे और टैक्स सेविंग के बारे में कुछ बता दीजिए। तो मार्च का महीना चल रहा है सर, लोग टैक्स सेविंग के लिए इधर उधर जाते हैं, तो सारे जितने भी अपने का कैंडिडेट्स हैं वो राजीव जी से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। तो सर हर तरीके के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं सर के पास। चाहे हम ग्रोथ करना चाहें तो उसमें भी हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, टैक्स सेविंग की रिबेट लेना चाहें तो वो प्रोडक्ट भी सर के पास अवेलेबल है। यहाँ तक कि LIC IPO को कैसे परचेज करें, उसके लिए डीमेट अकाउंट ओपन कराना है तो वो भी सर के पास अवेलेबल है। तो हम सर के साथ में कोऑर्डिनेट करके आप सभी के क्वेश्चन जो भी हैं आप पुट डाउन कर सकते हैं। राजेश जी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद अमित सर। आपने इतने कम समय के अंदर आपने अपनी बातों को इतनी आसानी से रखा कि मुझे लगता है कि हर मेरे जो भी कस्टमर आए थे उनको सबको समझ में आ गया होगा। और मैं अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं सबका बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस टेक्निकल प्रॉब्लम के अंदर वो मेरे साथ जुड़े हुए और उन्होंने मेरे पर इतना विश्वास जगाया। और मैं सभी आपको किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो वो अमित सर से डायरेक्टली पूछ सकते हैं, शेयर मार्केट से, IPO से रिलेटेड अगर कोई भी किसी प्रकार की भी कोई शंका है तो आप पूछ सकते हैं सर। मैं आप सभी को आर्यन जी, मैं चाहता हूँ सबको अनम्यूट कर दें, तो कोई भी किसी क्वेश्चन है तो वो एक बार पूछ लें सभी, अगर किसी का है। संजय सर, संतोष जी, विनोद जी। जी संजय सर। राजेश भाई, आपसे तो हम जुड़े हुए हैं, फिर अब कोई क्वेरी रहेगी तो आपसे मिलकर के हम फिर से क्या नाम है कुछ आगे बात बढ़ाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल राकेश सर, बिल्कुल धन्यवाद सर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये चाहता हूँ कि आप इसी तरीके से बस फेथ बनाए रखें। बस मैं आपके ऊपर इस पे चाहूंगा खरा उतरू आपके उस पे ना। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये जैसे कि हमने डीमेट अकाउंट भी खुलवा लिया है और हमारा LIC में हम इन्वेस्ट भी करते हैं, LIC भी है हमारा, तो आप ये हमारी तरफ से अप्लाई करेंगे कि हमें कितने का लेना है या हमें कुछ आपको बताना है? अमित सर, इनका क्वेश्चन ये है कि इनका NJ में अकाउंट खुला हुआ है, NJ EWealth खुला हुआ है और इनकी SIP भी चल रही है। तो ये LIC का IPO अप्लाई करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से करेंगे सर, हमारे NJ उसके थ्रू? सर मैं बताता हूँ सर, IPO का जो पेमेंट होता है ना, UPI ऐप से अप्रूव होता है। तो आप अमाउंट बता दीजिए कितने रुपए का आपको अप्लाई करना है। यहाँ से मैं और मेरी टीम ऑनलाइन वो पंच कर देंगे। उसके बाद आपको एक OTP आएगा, वो OTP आप हमें बता दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। और UPI ऐप पे आपका पेमेंट का लिंक चला जाएगा, जो भी आप भारत पे या फोन पे यूज करते हैं, और वहां पे आपको वो पेमेंट करना है, अप्लाई हो जाएगा। तो इसकी कोई लास्ट डेट भी है क्या कि कब तक अप्लाई कर सकते हैं? और जब IPO खुलता है तो केवल 3 दिन के लिए खुलता है। LIC का IPO 10 मार्च को आना था, बट ये यूक्रेन क्राइसिस और गिरे हुए शेयर बाजार में उन्होंने पोस्टपोन कर दिया। हो सकता है अब अप्रैल महीने में आएगा तो 3 दिन के लिए खुलेगा। जो होना होता है 3 ही दिन के अंदर होता है, और 8वें दिन या तो आपको शेयर अलॉट हो जाएंगे या आपका पैसा रिफंड हो जाता है। अच्छा, अप्लाई हम अभी से कर सकते हैं ना? नहीं, जब वो खुलेगा ना, जो 3 दिन का विंडो मैंने बताया, जब वो 3 दिन का विंडो खुलेगा आप तब अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो हमारे भी आप पे आप कर देंगे मतलब? हाँ जी हाँ जी, हम लोग यहाँ से कर देंगे। ठीक है, ठीक, धन्यवाद। और सर किसी का क्वेश्चन सर? राजेश जी। जी सर। क्या हाल चाल है? जी सर बढ़िया सर, आप बताएं सर। बस बढ़िया। मैं क्वेश्चन है तो सर मिलके थोड़ा सा बात करूंगा ना। जी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, मोस्ट वेलकम सर, कभी भी आप आइए सर, आपका अपना घर है सर। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। संजय सर, संजय जी। राजेश जी। जी सर। अच्छा, वहीं ऑफिस में बैठ के आपसे वहीं थोड़ा कुछ समझ भी लेंगे और वहीं बात कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, मोस्ट वेलकम सर, आइए सर, बिल्कुल सर, आपके साथ एक फीकी चाय भी पियेंगे सर।
ठीक ठीक भाई साहब। जी जी सर। अच्छा राजेश आजकल जी, ज्यादातर लोग सीखे जाए थे। जी 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 सर। राजेश जी क्या होता है कि ना पब्लिक फोरम में लोग अपने पर्सनल फाइनेंशियल मैटर डिस्क्लोज नहीं करते, वो जी पर्सनली डिस्कस करना चाहते हैं। तो हम एक काम करते हैं, आर्यन जी आप डेट नक्की कीजिए कि आप किस दिन राजेश जी के ऑफिस जा रहे हैं, तो हम उसी दिन, जिस दिन आर्यन जी आपके ऑफिस में आएंगे या प्रभात जी आएंगे, तब कुछ लोगों को बुला सकते हैं, या लोग जो मयूर विहार या ईस्ट दिल्ली के आसपास रहते हैं तो उनसे मिलने भी जा सकते हैं। आर्यन जी आप कब जा रहे हैं, आप अपना बताइए राजेश जी के ऑफिस। सर मैं सर के ऑफिस में नेक्स्ट फ्राइडे जा रहा हूँ, ये जो कमिंग फ्राइडे आएगा। आपका वीडियो तो नहीं दिख उस रहा दिन आर्यन जी, आपका वीडियो नहीं दिख रहा। एक सेकंड सर, शो कर रहा है। हाँ जी जी। जी जी सर मैं कमिंग फ्राइडे सर के ऑफिस में जा रहा हूँ, और तो उस दिन कुछ जो क्लाइंटों कुछ कुछ मीटिंग भी है क्लाइंट के साथ में, सर के साथ में, तो बाकी सभी से डिस्कस भी कर लेंगे। तो उस दिन फुल डे मैं सर के ऑफिस में रहूंगा, तो जो भी मिलना चाहते हैं तो हम ऑफिस में भी मिल सकते हैं, या उनके क्लाइंटों के घर पे भी जा सकते हैं सर के साथ। जी सर, बिल्कुल सर। तो सर मैं अमित सर, मैं आपको अपनी तरफ से प्रॉमिस करना चाहता हूँ, जितने भी मेरे ये कस्टमर जुड़े हुए हैं मैं इनसे पर्सनली मिलके और इनका जो भी फाइनेंशियल जो भी है सर, मैं मोस्ट अधिक से अच्छा करने की कोशिश करूंगा सर मैं। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक सर यू। आपने इतना कीमती समय दिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर आपका धन्यवाद और आपके क्लाइंट्स का धन्यवाद, जिन्होंने संडे वाले दिन हमें सुनने के लिए अपना टाइम स्पेयर किया, क्योंकि आपका 40, ये जो 45, 50, 55 लोग स्क्रीन पर हैं, इनका जी समय ज्यादा कीमती है। जी थैंक यू, आप बिल्कुल सभी लोगों का धन्यवाद जी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मेरे सारे जितने भी क्लाइंट्स हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जो मेरे कहने से इसमें जुड़े सर। बहुत बहुत सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सर। हार्दिक दिल से सर आपका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर सभी लोगों का। धन्यवाद सर सभी लोगों का। ठीक है आर्यन जी, आप अपनी तरफ से मीटिंग ओवर कर दीजिए। ठीक है सर।